नीलम, दिव्या, क्या? राधे राधे जी, राधे राधे भैया। यस सर, राकेश कुमार अलोरिया जी, सभी लोग स्वस्थ, बेहतर, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है। चलिए, बिना किसी देरी और बिना किसी हिचकिचाहट के क्लास को एकदम अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारा पहला, उसे आप सब टॉपिक कहो, है ना, वो है भारत का सामान्य परिचय। खूब ढेरों सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और बढ़िया करके उसको करेंगे, ठीक है। सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग साहब। हाँ, कोई पेपर नहीं बचेगा, याद रखिए। जब ये क्लास चलेगी तो इस पेपर क्लास से कोई भी पेपर नहीं बचने वाला है, ठीक है। ये क्लास वहाँ तक भी आपको सवाल दे देगी जहाँ तक आपने सोचा नहीं होगा, जहाँ के लिए आपको हो सकता है कि आपको 50-60 हज़ार रुपये का पेमेंट करना पड़ता है ना, वहाँ तक भी ये क्लास आपकी बढ़िया करके जाएगी ही जाएगी, ठीक है ना। मुझे पूरा भरोसा है और आप इस क्लास को भरपूर एंजॉय करोगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। ये मेरा आपसे वादा है कि आप इसको बढ़िया करके एंजॉय करोगे आप इस क्लास को। टॉपिक डालिए, भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का सामान्य परिचय, टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया हमारा आज का टॉपिक है। चलिए साहब, सबसे पहले हम इस टॉपिक में जिस सब टॉपिक की बात करेंगे वो सब टॉपिक है हमारा भारत के नाम क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत के नाम क्या बनता है जी? भारत के नाम देखिए, द नेम ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के नाम क्या क्या हैं? हमारे देश के नाम, हमारे देश के नाम। नेम ऑफ आवर कंट्री, नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के क्या क्या नाम हैं? हमारे देश को बहुत सारे नामों से जाना जाता रहा। अंग्रेज तो ये तक कह देते थे कि भारत कोई देश थोड़ी है, भारत किसी एक देश का नाम नहीं है, किसी एक भूभाग का नाम है। इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द नेम ऑफ ए लैंड पार्ट, नॉट द नेम ऑफ ए कंट्री। और कायदे से देखा जाए तो उस जमाने में देश था भी नहीं। क्यों जी? कायदे से देखा जाए तो उस जमाने में देश था भी नहीं। देश तो ये तो सरदार पटेल और उनके साथी रहे मेनन साहब, और हमारे जो चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, राजेंद्र प्रसाद रहे हों, महात्मा गांधी, और मैं तो कहूँगा कि कुछ हद तक वायसराय माउंटबेटन भी जिम्मेदार था। ये देश बना बाद में, ठीक है। देश के लिए बहुत सारे फीचर होते हैं, कभी पॉलिटी वाली क्लास में पढ़ोगे तो बताऊंगा कि देश की एक अलग परिभाषा होती है। लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेजों की बात थोड़ी सी ठीक लगती है, लेकिन उसके बाद एक इमोशन ऐसा आया कि भाई जब सब एक हुए तो हमने कहा कि नहीं नहीं, ये तो अब देश है प्रॉपर एक, ठीक है। चलिए, हमारे देश के नाम की जब श्रृंखला शुरू होती है, जब हम अपने देश के नाम के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे नाम हमें प्राचीन काल से देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत सारे नाम हैं जो हमें प्राचीन काल से देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे देश का एक नाम भारत है, एक नाम हमारे देश का नाम भारत है। भारत वतन हम इसकी संतान। इस नाम के पीछे का लॉजिक बहुत सारे पेपर में पूछा गया कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। इसके पीछे के लॉजिक हैं, अगर आपसे ये पूछ ले कि जी भारत नाम के पीछे क्या लॉजिक है, तो बता देना कि सर एक तो जो ऋषभ देव हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे, जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म,
जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, जो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। आप सबने सुना होगा, जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा रही है जिसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुआ करते थे ऋषभदेव। ऋषभदेव के 2 बेटे थे, एक का नाम भरत था, दूसरे का नाम बाहुबली। लोग ये कहते हैं कि ऋषभदेव के जो बड़े बेटे हैं भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा कैसे हो जाएगा? ये नाम सर किसी राजा के नाम पर पड़ सकता है। क्या ऋषभदेव राजा थे? बिल्कुल कायदे की बात है। हमारा फोन प्रिंटिंग क्यों कर रहा है? ठीक है, कि जैन धर्म के जो ऋषभदेव हैं, क्या वो कहीं के राजा हुआ करते थे? है ना, क्या वो कहीं के राजा हुआ करते थे? तो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के जो ऋषभदेव हैं, ये इनको बताया गया कि ये अयोध्या के राजा थे। ये अयोध्या के राजा हुआ करते थे। ये अयोध्या के राजा थे, इस बात को याद रखिएगा। ये अयोध्या के राजा हुआ करते थे। ही वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। और इन्हीं के पुत्र हैं ऋषभदेव के जो पुत्र हैं, ऋषभदेव के पुत्र, ऋषभदेव के जो पुत्र हैं, ऋषभदेव के पुत्र हुआ करते थे सन ऑफ ऋषभदेव। सन ऑफ ऋषभदेव। हर राजा को एक समय पर आकर गद्दी को छोड़ना होता है। सन ऑफ ऋषभदेव। जो ऋषभदेव के जो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम भरत था, दूसरे का नाम बाहुबली। क्या नाम था? तो एक पुत्र का नाम भरत हुआ करता था, एक का नाम भरत है और एक का नाम बाहुबली है। बाहुबली वो नहीं, आप सोचो जी माहिष्मती का वंशज है वो कहते हैं जिसे बाहुबली, वो बाहुबली नहीं। इनका एक बेटे का नाम भरत है, दूसरे का नाम बाहुबली। इनके बारे में कहा जाता है कि जो भरत हैं, भरत के पक्ष में इन्होंने गद्दी छोड़ी, भरत को इन्होंने अपना सक्सेसर बनाया और इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इन्हीं के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा? इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। भरत, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ता है? हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई। क्या बाहुबली के बारे में जानते हो? श्रवण बेलगोला में एक प्रक्रिया होती है गोमतेश्वर महामस्तभिषेक की, वहां पर भी बाहुबली को बड़ी पवित्रता के साथ पूजा जाता है कर्नाटक में। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो कारण दिया जाता है, दूसरा कारण क्या है? ये तो हो गया आपका कारण ए। क्या हो गया जी? ये हो गया कारण ए, लॉजिक ए। दूसरा लॉजिक ये बताया गया, राजा दुष्यंत और शकुंतला, जिनके ऊपर कालिदास ने पूरा नाटक लिखा है, उनके बेटे थे भरत। हमने बचपन की कहानियों में पढ़ा है कि जो भरत थे ये शेर के दांत गिन लिया करते थे। ठीक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, और शकुंतला के पुत्र जो राजा दुष्यंत हैं, राजा दुष्यंत और उनकी रानी शकुंतला के जो पुत्र हैं, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, इनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि ये क्या करते थे? ये भैया ये जो है शेर के दांत गिन लिया करते थे। ठीक है ना? सब मिलेगा, अंकित सब कुछ मिलेगा आपको। पीडीएफ प्रॉपर तरीके से शेयर होगी, बिना पीडीएफ के आप नोट्स बना भी नहीं पाओगे, है ना, बना भी नहीं पाओगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में सुनते समय कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, तो उसके लिए पीडीएफ बहुत जरूरी होती है। वो आपको समय से मिल जाएगी, आप उस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक कारण सी है। सी कारण क्या है? असल में यहां एक चीज नोट करके लिखिएगा। मैं यहां पर अलग, जब मैं नोट करके लिखवाता हूं तो ये एडिशनल पॉइंट्स होते हैं, नोट करके लिखना कि हुआ क्या था। आप सभी को जानते हैं कि आर्यंस जिनको भारत में पहला आक्रमणकारी माना गया, आर्य सेंट्रल एशिया से आए। द आर्यंस आर द केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया अकॉर्डिंग टू जर्मन प्रोफेसर मैक्स मूलर। और वो ग्रुप्स में आए हैं, उनके हर एक ग्रुप को कबीला कहते थे। आपको पता होना चाहिए कि
आर्यंस, मैं ये यहां पर नोट करके लिखना इस बात को, आर्यंस क्या हैं, वो सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से, आर्यंस मध्य एशिया से आए, और असल में मध्य एशिया से ये ट्राइब्स में आए थे। किस में आए थे? ये ट्राइब्स में आए थे, ये कबीलों में आए थे, कबीले जिन्हें कहते हैं। ऐसा ही आर्यों का एक कबीला भरत कबीला हुआ करता था। कौन सा कबीला? ऐसा ही एक कबीला आर्यों का भरत कबीला हुआ करता है, और ये जो भरत कबीला है इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। सर आपने 3 रीजन बताए, पेपर हमसे एक पूछेगा, हम सीडीएस देने जा रहे हैं तो स्टेटमेंट में पूछेगा, चलो वहां तो बात समझ में आ जाएगी कि उपरोक्त सभी लगा देंगे, लेकिन जब सवाल ऑब्जेक्टिव आएगा तब हम क्या करेंगे? यही लॉजिक आपको देना है ना, यही लॉजिक आपको देना है आर्यों के भरत कबीले के नाम पर। किसके नाम पर? आर्यों के भरत कबीले के नाम पर, आर्यों के भरत कबीले के नाम पर, आर्यों के भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। ऑन द नेम ऑफ ए ट्राइब, ऑन द नेम ऑफ ए ट्राइब दैट इज भरत, ये आर्यों की एक ट्राइब हुआ करती थी, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के केस में आपको 100% ये उत्तर लगाना है, ठीक है। बाकी तो सारे लॉजिक बनते ही हैं, ये सारे लॉजिक हैं। आपको स्टेटमेंट में सवाल आ जाए, मेंस में आ सकता है, तो उस लिहाज से आप इन सारे प्रश्नों का उस हिसाब से उत्तर देना, और ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपको केवल ये सब लगा देना है, ठीक है, ये सब लगा देना है, ठीक है। क्लास को देख रहे सभी बच्चों को मेरा मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का, और उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ ज्योग्राफी को पूरा एंजॉय करोगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या एक्चुअल में आने वाली नहीं है, ठीक है। मजा आएगा, बढ़िया करके नोट्स बनाते चलिए। हमारे देश का दूसरा नाम, हमारे देश का दूसरा नाम हिंदुस्तान है साहब। क्या नाम है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान असल में यूनानी लोग सै को है कहते थे। इसके पीछे का रीजन है, जो यूनानी है ना, यूनानी लोग सै को कहते थे है, सै को है कहते थे। जब सै को आप है प्रोनाउंस करोगे तो सिंधु नदी क्या बन जाएगी भाई? सिंधु नदी हिंदू बन जाएगी। यहीं से सै को है बोलते थे, ठीक है। और इस प्रकार जो सिंधु है, इस प्रकार जो सिंधु नदी थी वो बनी हिंदू। क्या बनी? सिंधु बिकम द हिंदू नदी, है ना। और हिंदू नदी के दक्षिण का सारा क्षेत्र हिंदुस्तान, और इसके दक्षिण में, इसके साउथ में जो भी क्षेत्र था वो क्षेत्र बना हिंदुस्तान। इसके साउथ में बना हिंदुस्तान भैया, हिंदुस्तान। हालांकि नोट करके लिखिएगा, कुछ लोगों का यह भी मानना है, यहां पर नोट करके एक पॉइंट लिखना, कि तान शब्द का अर्थ ही के लोगों की भूमि होता है। तान शब्द का जो अर्थ है, तान शब्द का ही जो अर्थ है वो अर्थ होता है दी लैंड ऑफ, का अर्थ होता है दी लैंड ऑफ, अर्थात के लोगों की भूमि। इसका अर्थ होता है अर्थात के लोगों की भूमि, के लोगों की भूमि। जैसे उज्बेक लोगों की भूमि उज्बेकिस्तान, तजाक लोगों की भूमि तजाकिस्तान, अफगान लोगों की भूमि अफगानिस्तान।
ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लास को देखें जरूर, नोट्स बनाते चलें, कोई समस्या आती है तो मैं हूं हर बात के लिए, ठीक है। अर्थात के लोगों की भूमि। अब देखिए बात क्या थी कि जिन्ना जो था, मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि भारत की जो सरकार है, जो जिसके नेहरू प्रधानमंत्री अपने देश का नाम हिंदुस्तान रखें, लेकिन हिंदुस्तान शब्द रखने से, चूंकि हिंदू एक विशेष कम्युनिटी को जिक्र करता है, तो हमारा जो सेकुलरिज्म वाला ढांचा था, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता वाली बात थी, वो तो खत्म हो जाती। जिन्ना क्या चाह रहा है कि जैसे मैंने पाकिस्तान रख लिया, मैंने अपने देश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया, वैसे ही ये लोग अपना नाम हिंदुस्तान रख लें, ताकि धर्मनिरपेक्षता जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती है, दुनिया इस बात को कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वो भारत की खत्म हो जाए। जिन्ना तो यही चाहता था कि हम नाम हिंदुस्तान रखें। बड़ा विचार विमर्श हुआ इस बात पर। देखिए एक चीज और समझना, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू इज ए कॉमन कल्चर, कि हिंदू is not a religion, is not a religion, it is a common culture. It is a common culture. ये एक साझी संस्कृति है। फिर आप पूछोगे गुरुजी एक बात तो बताओ, फिर धर्म क्या है? असल में अगर धर्म की बात करते हो तो प्राचीन धर्म सनातन है। नोट करके लिखिएगा, जो धर्म प्राचीन है, जो प्राचीन धर्म है, अगर उसकी बात करें तो एक्चुअल में वो धर्म भैया सनातन है ना। आजकल यही मुद्दे हाईलाइटेड हैं, ठीक है, यही मुद्दे हाईलाइटेड हैं। जिन बच्चों ने कहीं से पढ़ के हमसे पहले कभी नोट्स बनाए हैं, वो अपने नोट्स को साथ लेकर बैठें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप नए नोट्स बनाइए, लेकिन आप ये देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें अपडेशन की जरूरत है। अपडेशन तो कर लीजिए उसको, ठीक है। अब हमारे देश का एक नाम आता है क्या? हमारे देश का एक नाम आता है इंडिया। इंडिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जो विदेशी हैं, जिसमें ग्रीक और रोमन दोनों थे, सिंधु को इंडस कहते थे। सिंधु को क्या कहा है? इंडस। यह बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी कि बिना सिंध के हिंद मुकम्मल कैसा, बिना सिंध के हिंद कैसा मुकम्मल हो सकता है। वो तो चलो बंटवारा हो गया, बंटवारे में तो क्या कहें, चला गया तो चला गया सिंध पाकिस्तान के पास, लेकिन बिना सिंध के हिंद मुकम्मल नहीं हो सकता, यह बात सत्य है। चलिए, विदेशी सिंधु को इंडस कहते थे। क्या कहते थे? सिंधु को इंडस कहते थे, और इसी इंडस से बना इंडिया। लेकिन कुछ लोगों ने और भी तर्क दिया, कुछ लोग और भी लॉजिक देते हैं इस बात के पीछे। क्या लॉजिक देते हैं? देखिए, जो सैंधव सभ्यता के लोग हैं, जो लोग सैंधव सभ्यता से रिलेट हैं, उनके बारे में यह कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार कपास को पैदा किया। कपास को विदेशियों ने सिंडोन कहा, सिंडोन को पैदा करने वाले इंडोन बने, और इंडोन जहां रहते थे वो इंडिया बना। मेरी बात समझे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, सैंधव सभ्यता या इंडस वैली, उन्होंने सबसे पहले कपास पैदा किया। इन्होंने भैया सबसे पहले कपास को पैदा किया। सबसे पहले जो है इन्होंने कपास पैदा किया।
जब कपास पैदा किया, इसी कपास को विदेशी लोग सिंडोन कहते हैं। विदेशियों ने क्या कहा? दैट इज सिंडोन, क्योंकि सिंध के लोगों द्वारा पैदा की गई। ठीक है, सिंध के लोगों के द्वारा पैदा की गई, तो उसे क्या कहा गया? उसे सिंडोन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंडोन। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, वॉइस ठीक है आई थिंक। और किसी बच्चे को अगर वॉइस में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करे अभी। एक बार मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ। किसी बच्चे को अगर वॉइस में दिक्कत है तो मुझे बता दें। ठीक है, वैसे डबल आवाज़ आ नहीं रही होगी, मुझे इस बात का भरोसा है ना। चलिए बात समझे। तो विदेशी लोगों ने सिंडोन कहा और सिंडोन को पैदा करने वाले इंडोन बने। को पैदा करने वाले इंडोन, पैदा करने वाले बने इंडोन, और यहीं से वर्ड आया इंडिया। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या? यहीं से द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम देखिए, हमारे देश का संवैधानिक नाम कॉन्स्टिट्यूशनल नेम। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम, यहां पर मैं एक आपको लोचा बताता हूं जो बहुत तकड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश के समय दोनों ही बातें थी। पहली बात थी क्या? इंडिया नाम रखें या भारत नाम रखें। संविधान का अनुच्छेद 1, संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 इस बात को साफ करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, हम जैसे भारत कह रहे हैं, राज्यों का एक संघ होगा। पहली बात तो ये निकल कर आई। दूसरी बात क्या निकल कर आती है? अब यह प्रश्न बनता है कि जो आर्टिकल 1 है उसमें इंडिया दैट इज भारत है या भारत दैट इज इंडिया है? दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। अगर मैं आपको संवैधानिक ब्यौरा दूं इस विषय पर, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आप लोग डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एकदम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब हम भारत के संविधान की कॉपी को देखते हैं तो वहां से पता चलता है भारत दैट इज इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, है ना। इसको जब हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान की इसी कॉपी को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो, तो वहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो बात एक ही है, इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है, इसके पीछे कभी भी विवाद नहीं होना चाहिए। संवैधानिक नेम क्या है? भारत और इंडिया दोनों ही हैं, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया दोनों ही इसके नाम हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार है। किसके अनुसार? संविधान का, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1। दोनों ही नाम है। आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंडिया दैट इज भारत हो जाएगा, हिंदी में पढ़ोगे तो भारत दैट इज इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये हो गए हमारे देश का एक नाम। और क्या है हमारे देश का चौथा नाम? देखिए, हमारे देश को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। जम्बू द्वीप, हमारे देश को जम्बू आइलैंड भी कहते हैं। जम्बू आइलैंड। असल में बात क्या है, जम्बू क्या है? यह बात तो सबको पता है कि जम्बू एक प्रकार के वृक्ष के नाम पर है। अब कुछ लोग जम्बू को जामुन कह देते हैं, लेकिन जम्बू एक बड़ा वृक्ष था जो वट वृक्ष हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। चाहे भगवान महावीर स्वामी को लीजिए, आप गौतम बुद्धा को लीजिए, या हमारे पुराने ऋषियों को लीजिए, सब ने उसी वट वृक्ष के नीचे जो धूल, धूप और बहुत सारी चीजों से तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, शायद उसके नाम पर एक जम्बू द्वीप, यह एक वृक्ष के नाम पर है। यह एक वृक्ष के नाम पर, यह एक वृक्ष के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ता है। किसके नाम पर है? एक वृक्ष के नाम पर। पांचवा नाम भारतवर्ष है। भारतवर्ष, भारतवर्ष। किताबों से मिली जानकारी के अनुसार पता चलता है आचार्य पाणिनि ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। दिस वर्ड इज वेरी फर्स्ट यूज्ड बाय द आचार्य पाणिनि।
आप जानते हैं आचार्य पाणिनि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के समकालीन थे एंड ही रोट द बुक अष्टाध्यायी, द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। आप जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक आचार्य पाणिनि ने इस शब्द का सबसे पहले जिक्र किया है। सबसे पहले आचार्य पाणिनि ने जिक्र किया है। किन्होंने जिक्र किया है? आचार्य पाणिनि ने इसका जिक्र किया है। पाणिनि है ना, कौन थे आचार्य पाणिनि? यहां पर एक बड़ी अच्छी बात, कितने बच्चे इसको जानते हैं मुझे जरूर बताइएगा। आचार्य पाणिनि नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के दोस्त थे एंड यही हैं अष्टाध्यायी के लेखक। इन्होंने ही अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी है। इन्होंने ही अष्टाध्यायी को लिखा है। क्या है जी अष्टाध्यायी? संस्कृत ग्रामर की पहली बुक है, द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर। ठीक है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है ये। ठीक है, छठा नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत, आर्यव्रत जिसका अर्थ होता है द आर्यों का निवास स्थान, जहां पर आर्य निवास करते हो। इसका अर्थ है आर्यों का निवास स्थान। आर्यों का निवास स्थान है ना, जहां पर आर्यंस रहते हैं। द सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, जहां पर आर्यों का निवास स्थान है। तो प्रभु की इच्छा रही तो यहीं से आपका जो है सवाल बनेगा और इसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। यही सवाल जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से निकल कर आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, भारत की स्थिति। ये हो गए भारत के नाम। पृथ्वी पे भारत कहां है, ये अगला सवाल है। भारत की स्थिति देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, भारत की स्थिति। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, ग्लोब पर भारत की स्थिति। ग्लोब पर भारत, आवर कंट्री ऑन ग्लोब। आवर कंट्री ऑन ग्लोब। आवर कंट्री ऑन ग्लोब, ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति क्या है। बहुत शानदार प्रश्न यहां से बनता है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, इसको अच्छे से समझिएगा। आवर कंट्री ऑन ग्लोब, अगर हम अर्थ को देखें सरकार, तो अर्थ पहली बात तो चपटी है। ये तो आपको पता ही है कि अर्थ कैसी है, अर्थ चपटी है ना। सबसे पहले लिख लो कि अर्थ जो है वो चपटी है और अंडाकार है, जियोइड शेप में है। पृथ्वी चपटी है और डायग्राम से साफ नजर आ रहा है कि अंडाकार है और अंडाकार है। द अर्थ इज इन जियोइड शेप। अच्छा एक बात बताओ, कभी आपने सोचा है कि अर्थ चपटी क्यों है? असल में जब पृथ्वी के अंदर जब तुम कोर में जाओगे तो वहां लोहा है और नीचे की तरफ लोहा एक स्टेज में हल्का सा पिघला हुआ है। हालांकि इलास्टिक स्टेज में भी होता है, लेकिन कुछ जगह पर पिघले हुए उसमें होता है।
तो जब अर्थ घूमती है तो वो लोहा क्या करता है, पृथ्वी की दीवारों से टकराता है। तो जब दीवार टकराता है बीच में से फैल गई नीचे से, जैसे मोटा आदमी कम हाइट का दिखाई देता है, वैसे पृथ्वी क्या हो गई है, बीच में से लगातार टकराने से बीच में से फैल गई और फैल के ऊपर से चपटी हो गई। ठीक है, देखिए साहब, आप देखते हैं कि अर्थ पर एक लाइन आपको ऐसे दिखाई देगी इस तरीके से, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, और इसी को इक्वेटर, क्योंकि ऐसे जो लाइन होती हैं वो लैटिट्यूड होते हैं ग्लोब पर, जिन्हें अक्षांश कहते हैं। तो ये 0 डिग्री का अक्षांश है। किसका अक्षांश है? ये 0 डिग्री का अक्षांश है। इट इज द लैटिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। किसका अक्षांश है? 0 डिग्री का अक्षांश है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सब इसी के नाम है, या 0 डिग्री का अक्षांश, ये सब इसी के नाम पड़ जाते हैं। अब क्या है, भूमध्य रेखा पूरे ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जो ऊपर वाला गोलार्ध है वो पूरी तरीके से, मतलब ज्यादातर उसमें जमीन है। नीचे वाले गोलार्ध में पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से पानी है। जल नीला है तो नीले रंग से बनाओ, इस तरीके से ग्लोब बट जाता है। ऊपर वाला जो है उसमें पानी के मुकाबले जमीन ज्यादा है, नीचे वाले में जमीन के मुकाबले पानी ज्यादा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। जिन लोगों को तो अगर वॉइस का दिक्कत है तो अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वॉइस का कोई इशू है नहीं, है ना, मेरे अनुसार। फिर भी है तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो आप। ठीक है, चलिए, तो जो ऊपर ये जो है 2 भाग, भूमध्य रेखा इसको 2 भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है, तो ऊपर वाला जो गोलार्ध है उसे नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला हो गया नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, द सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ देशांतर भी देखने को मिलेंगे। देशांतर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, ये देशांतर हैं। क्या है साहब? ये देशांतर हैं, लॉन्गिट्यूड्स। ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये तो अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, अब भारत कहां है? भारत कहां है, सवाल यही निकल कर आता है। भारत है यहां पर, भारत यहां पर है। देखो, रंग भरो, ये रहा भारत। तो अगर अक्षांश अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स देखें तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत पूरी तरह से कहां है भैया? पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है। इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया इज completely located in northern hemisphere।
इन नदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर इसके हिसाब से देखें जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो ये कौन सा गोलार्ध बनता है? उत्तर पूर्वी। ये भी सवाल बनता है, ये कौन सा गोलार्ध बना? ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध बना। ये बनता है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट बनता है। क्या बनता है? नॉर्थ ईस्ट बनता है। इक्वेटर यहां पर है। इक्वेटर से भारत कितना दूर है? 876 किलोमीटर। भारत इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 876 किलोमीटर। अब आगे देखिए, भारत विश्व का क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। पूरी पृथ्वी का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से 2.4% भारत के पास है, जो पूरी दुनिया का 7वां नंबर बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? 7वां नंबर बनाता है। भारत विश्व का एरिया के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर। जब कभी हम ज्योग्राफी पढ़ते तब जनसंख्या नंबर 2 पर था, अभी जनसंख्या में नंबर 1 पर है। क्षेत्रफल, एरिया में जो रैंक आती है वो 7वीं रैंक है ना। और पॉपुलेशन में माशा अल्लाह हम रैंक 1 हैं। क्या है जी? हम रैंक 1 हैं। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री, यहां लिख देता हूं इसको, यहां जगह नहीं बची है, आगे जाऊंगा तो फिर एक रिदम सा टूट जाएगा। यहां लिख लीजिए, टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री, टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हमारे देश का कुल क्षेत्रफल है, जो क्या बनता है? 7वें नंबर पर आता है। पॉपुलेशन में रैंक 1 पर है। इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। आंख बंद करके इन पॉइंट्स को ऐसे याद कर लो कि जैसे एकदम मिरेकल तरीके से। ठीक है, चलिए साहब, तो यह है ग्लोब पर भारत की स्थिति, जो आपको एकदम से क्लियर होनी चाहिए। अब यह है कि देखो, दीज आर द लैटिट्यूड्स, ये हैं भैया अक्षांश। अब ये जब ऊपर की तरफ जाते होंगे तो भारत से गुजरते होंगे। ये हैं भैया देशांतर, ये भी भारत से गुजरते होंगे। तो किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच में भारत होगा, किन्हीं 2 देशांतर लॉन्गिट्यूड्स के बीच में भारत होगा। इसी को एक्सपेंशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। डाल लीजिए हमारा नया टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, भारत का विस्तार क्या है? भारत का विस्तार। बच्चों बात समझ में आ रही है? किसी बच्चों कोई भी डाउट हो, वेरी फ्रैंक एकदम होकर पूछो, सर गुरुजी थोड़ी कोई भी समस्या हो, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बताने के लिए एकदम रेडी हूं और इच्छा भी रखता हूं कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डालिए हेडिंग, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया क्या है? भारत का विस्तार। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, एक्सपेंशन ऑन ग्लोब ऑफ इंडिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। कितना है? 876 किलोमीटर दूर है। नहीं, सारी क्लासेस होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, सारी क्लासेस होंगी। ठीक है, देखो साहब, अगर हम भारत को देखें, ड्रॉ करें, अच्छा व्हाइट रंग से ड्रॉ कर रहा हूं, यह हमारा भारत है। मैपिंग इज द बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी। थोड़े से मैप आपको बनाने आने ही चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आपको उसमें पारंगत होना चाहिए, बट आपको एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए कि आप जो है
चीज़ों को समझ पाएं, क्योंकि वो मैपिंग भी किसी काम की, ये कह देना कि जी मैप ले लो ना, बात नहीं बनेगी। असल में जिसको आप देख रहे हो ये भारत की मुख्य भूमि है। क्या है ये भारत की मुख्य भूमि है। इट इज़ द मेन लैंड इंडिया। गुरुजी मेन लैंड कहने के पीछे लॉजिक क्या है? भैया भारत यहीं तक थोड़ी है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, तो वो फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अंडमान और निकोबार में एक होता है अंडमान और एक होता है निकोबार। अंडमान ऊपर है, निकोबार नीचे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर एक जो है जगह बनती है जिसे निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे निकोबार कहते हैं। ये भी इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। ठीक है, तो भारत यहां से शुरू होता है, टेरिटरी जो है नीचे तक चली जाती है जिसे निकोबार कहते हैं। ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। नहीं, ये बात क्लियर है? ये मुख्य भूमि का भारत है। इट इज द मेन लैंड इंडिया। ये क्या है? दैट इज मेन लैंड। ये भारत की मुख्य भूमि है। अंडमान निकोबार में ये निकोबार है। क्या है साहब? ये निकोबार है। निकोबार में भी ये ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार पढ़ोगे तो वहां पर और बातें क्लियर होंगी, लेकिन फिलहाल आप इस बात को याद रखिए। देखिए, इसमें सबसे पहले डालिए भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार दैट इज लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। एक बात याद रखें, शाम को 4 बजे मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यूट्यूब पर करा रहा हूं। आपका अपना चैनल जीएस बाय सुशांत सर, करा करो। मेहनत करनी ही पड़ती, कोई विकल्प नहीं है इस चीज का। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, करनी पड़ेगी। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। देखिए, आपको पता है कि भारत इक्वेटर से 876 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। यह बात मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बढ़िया तरीके से समझाई है कि 876 किलोमीटर दूर है भारत इक्वेटर से। आइए साहब, जब आप इक्वेटर से चलते हो तो इक्वेटर से उत्तर की तरफ चलने पर, इक्वेटर से जब आप उत्तर की तरफ चलते हो, नॉर्थ की तरफ, तो सबसे पहला अक्षांश, सबसे पहला जो लैटिट्यूड है, ठीक है, विचार किया जा सकता है ना, लेकिन हमारी अवेलेबिलिटी भी देखनी होगी ना। हम कब अवेलेबल हैं दिवाकर साहब, हम कब अवेलेबल हैं, है ना, ये भी देखना पड़ता है कि हमारी अवेलेबिलिटी क्या है। चलिए, उत्तर की तरफ सबसे पहला जो लैटिट्यूड आता है, सबसे पहला लैटिट्यूड, सबसे पहला जो लैटिट्यूड, सबसे पहला जो अक्षांश है, भाई आप 0 डिग्री पर है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री। 0 से 1 2 3 4 5 6 जाओगे आप। कहां जाओगे? 6। तो आप सबसे पहला लैटिट्यूड जो पड़ता है दैट इज 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये ग्रेट निकोबार से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? इट पास्ड थ्रू ग्रेट निकोबार, ये गुजर गया। कौन सा है? इट पास्ड थ्रू ग्रेट निकोबार। कौन सा हो गया ये? 6 डिग्री 4 मिनट। 4 मिनट नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो ग्रेट निकोबार से गुजरता है, और यहीं पर एक जगह पड़ती है जो पेपर में पूछी जाती है। ये जगह है इंदिरा पॉइंट। कौन सी जगह है?
इसी जगह को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहा जाता है साहब? दैट इज इंदिरा पॉइंट। इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, है ना? बात समझे? यही कौन सी जगह है? इसी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ये जब लोकेशन है इसकी, इसकी लोकेशन इंदिरा पॉइंट है। ये ग्रेट निकोबार से गुजरता है। किससे गुजरता है? ग्रेट निकोबार से गुजरता है ना? और जगह का नाम क्या? पानी की बोतल। जगह का नाम क्या है? यही, दैट इज, इसी को भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहते हैं। यही, यहां से नीचे भारत नहीं है, इसी को भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, द सदर्न मोस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं? इसी को भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, द सदर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं। और ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम क्या है? इसके नाम पर बड़ा वो रहता है, घपलेबाजी। ठीक है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो इंदिरा पॉइंट नाम है, इसको कुछ और नामों से भी जानते हैं। इसे पार्सन बिंदु भी कहते हैं, इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसे पिगमेलियन बिंदु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन बिंदु भी इसे कहा जाता है। इसे लिंग हिशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हिशी। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन बिंदु, है ना, लिंग हिशी, इन सब नामों से इसको जाना जाता है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि पेपर में ये पूछे जा सकते हैं बाबू, है ना? समझे? ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। लोकेशन क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है। ग्रेट निकोबार से गुजरता है। पूरा लिख दूं इसको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ग्रेट निकोबार से गुजरता है। किससे गुजरता है? ग्रेट निकोबार से गुजरता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब ऊपर चलिए, 6 से आगे 7 आएगा, 7 से आगे 8 आएगा, फिर आता है 8 डिग्री का लैटिट्यूड। कौन सा है भैया? 8 डिग्री का लैटिट्यूड है जो यहां से गुजरता है। ये कौन सा लैटिट्यूड है? 8 डिग्री 4 मिनट, चूंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड। और ये जहां से गुजरता है, ये जगह है कन्याकुमारी। कौन सा है? इस जगह को कन्याकुमारी कहते हैं। कौन सी जगह है ये? इस जगह को यहां लिख देता हूं मैं, ना, थोड़ा अपने डायग्राम में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। ये जगह है कन्याकुमारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ये जगह का नाम कन्याकुमारी है। क्या नाम है? इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। आइए इस बात को लिखें। भारत की मुख्य भूमि पर, भारत की जो मेन लैंड है, क्योंकि देखो अंडमान निकोबार तो आइलैंड्स हैं, यही तो मेन लैंड है इंडिया का। मेन लैंड पे कौन सा लैटिट्यूड सबसे पहले गुजरता है? गुरुजी 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा भैया 6 डिग्री क्या है? गुरुजी अंडमान निकोबार भी हमारी ही टेरिटरी का पार्ट है, तो वो अंडमान निकोबार से गुजरता है ना, जो कि एक द्वीप है, जो कि एक आइलैंड है, यहां से गुजरता है। लेकिन मेन लैंड से हमारा सबसे पहला लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है।
है ना। भारत की मुख्य भूमि, मेनलैंड, मेनलैंड पर सबसे पहला लैटिट्यूड, आठ डिग्री 4 मिनट है। कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है। और यही मुख्य भूमि पर, यह ही मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह ही मुख्य भूमि पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भूमि पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। द सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एट ऑन मेनलैंड, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कहां पर? एट मेनलैंड। जो मुख्य भूमि है वही यहां पर दक्षिणतम पॉइंट है। बात क्लियर हो गई? कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, ठीक है। चलो, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कन्याकुमारी। नाम है इसका कन्याकुमारी। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। और याद रखिएगा कि कुछ ऐसी लोकेशन जब बनती है इसकी, तो यहां से अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये यहां पड़ा, ये कन्याकुमारी है। कौन सी जगह है? ये कन्याकुमारी है ना। और अगर इस तरफ देखें बंगाल की खाड़ी, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है इस तरफ इंडियन ओशन है, इस तरफ इंडियन ओशन है, और इस तरफ अरेबियन सी है। कौन सा है जी? अरेबियन सी। अरेबियन सी। तो यहां पर देखने से पता चलता है कि कन्याकुमारी वो जगह है जहां पर 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जा रहा है। ठीक है, 3 समुद्रों का पानी आपस में मिलता है। यहीं पर 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है। यहीं पर 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है। 3 समुद्रों का जो पानी है, 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है ना। कसम खा लो आज पूरी तरीके से। सर 4 महीने में सिलेबस, 3.5 से 4 महीने में बढ़िया करके सिलेबस खत्म कर देंगे, ये कसम खा लो आज कि सर चाहे जितनी क्लास करनी पड़े, रोज रोज घुट घुट के मरने से बेहतर एक दिन मर जाए, कहानी को खत्म करें सर। हैं? कसम खाते हो कि नहीं इस बात की? तो सर कसम खाते हैं। 3.5 से 4 महीने में कितनी भी क्लास करनी पड़े खत्म कर देंगे साहब, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है,
चलिए, 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है, आपस में मिल जाता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना? क्योंकि इसके आगे ना तो तुम्हारे पास कोई बहाना है और मेरे पास तो है ही नहीं, है नहीं? इसके आगे तुम क्या बहाना बनाओगे और मैं क्या बहाना बनाऊंगा? तुम्हारे हमारे पास कोई बहाना नहीं है इसके आगे, ना तो तुम्हारे पास है ना मेरे पास है ना? तो कोई बहाना है नहीं। तो समझ गए आप? यहीं पर जो है 3 समुद्रों का पानी आपस में मिल जाता है। अब क्या होता है, नक्शे को दोबारा देखिए, यहां से ऊपर की तरफ चलिए आप। एक अक्षांश यहां है, 11 डिग्री का अक्षांश है, एक अक्षांश 12 डिग्री का है, एक अक्षांश 13 डिग्री का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन याद रखिएगा 13 का है, एक अक्षांश 15 डिग्री का है, 15 डिग्री 40 मिनट, एक अक्षांश यहां से है 23.5 डिग्री का, ठीक है, और एक है ऊपर दिल्ली लगभग 28 डिग्री का अक्षांश है। तो आप यहां से समझिए कुछ शहर हैं जो इन लैटिट्यूड्स पर पड़ते हैं, कुछ शहर इन लैटिट्यूड्स पर पड़ते हैं। जो प्रश्न बनते हैं, जैसे ऊपर की तरफ चलो तो लगभग जो 11 डिग्री का अक्षांश है, यहां पर लगभग में लिखेंगे, लगभग 11 डिग्री का एक अक्षांश है नॉर्थ, है ना, और एक है फिर लगभग 12 डिग्री का, एक है फिर अप्रोक्स 13 डिग्री का, फिर एक है अप्रोक्स 15 डिग्री 40 मिनट का, और फिर है, ये सब नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये सब के सब नॉर्थ है। फिर है 23.5 डिग्री का अक्षांश है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का है, फिर अप्रोक्स जो है वो 28 डिग्री का है। तो इन पर कुछ शहर पड़ते हैं। इन शहरों के बारे में कई बार पूछा ही जाता है, कुछ शहर इनके बीच में पड़ते हैं। मैं बताऊंगा कि अगर इससे अलग सवाल आ जाए तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है। तो फिर आप क्या देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनके अक्षांश देखें। उत्तर की तरफ चलने पर, उत्तर की तरफ चलने पर कुछ महत्वपूर्ण शहर और अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनके अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनके लैटिट्यूड्स क्या क्या हैं। हाँ, इसे कैप कोमोरिन भी कहते हैं। हाँ, ये आप सही है, इसे कैप कोमोरिन भी कहा जाता है, इसे कैप कैमोरिन, इसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं। हाँ, लिख लीजिए, अच्छी बात आपने बताई, हमारे याद नहीं रही थी। इसे कैप कैमोरिन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कैप कैमोरिन, आल्सो नोन एज कैप कैमोरिन भी इसे कहते हैं। तो उत्तर की तरफ चलने पर कुछ महत्वपूर्ण शहर और उनके अक्षांश और उनके लैटिट्यूड्स क्या हैं, जैसे अप्रोक्स 11 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है भैया, वो मंगलौर है। क्या है? मंगलौर, कर्नाटक का शहर। अप्रोक्स 12 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो पुडुचेरी है। क्या है? पुडुचेरी, वो पुडुचेरी है। अप्रोक्स 13 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो चेन्नई है। क्या है साहब? चेन्नई। अप्रोक्स 15 डिग्री 40 मिनट गोवा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है भैया, वो कर्क रेखा है। वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 28 डिग्री जो नॉर्थ का लैटिट्यूड है अप्रोक्स, वो दिल्ली से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है? दिल्ली से होकर।
है ना, किससे होकर गुजरता है, वो दिल्ली से होकर गुजरता है। अब आगे देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इनको याद रखेंगे। इसमें अब हमारा जो टॉपिक बनेगा वो कर्क रेखा बनेगा। क्या बनेगा? कर्क रेखा। और इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई बात होती है संपर्क कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। कोई टेंशन किसी प्रकार की लेनी नहीं है। मेहनत करना, कसम खा लो 3.5 से 4 महीने में सिलेबस को बढ़िया कर खत्म करेंगे और उस लेवल पर खत्म करेंगे जिस लेवल का वादा किया गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।